नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़े हर खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन यहां पर डोमेस्टिक फ्रंट पर भी काफी कुछ हो रहा है, खासकर राजनीति में काफी कुछ हो रहा है। एक जो डेवलपमेंट आज हुआ है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर हुआ है, असल में विपक्ष को लेकर हुआ है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस ने कल पटना में होने वाली बैठक में अध्यादेश पर समर्थन करने का आश्वासन नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी बैठक से तुरंत वॉकआउट कर जाएगी। तो ये एक चीज उन्होंने साफ साफ यहां पर कही है कि आम आदमी पार्टी इससे वॉकआउट कर जाएगी। अब ये अध्यादेश जो है उसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है और इसको लेकर केजरीवाल सरकार जो है वो लगातार समर्थन बाकी दलों से भी मांग रही है। मुलाकातों का दौर यहाँ पर चल रहा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किए हैं। क्या है ये पूरा मसला और क्यों आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है और कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है, ये भी जानना जरूरी है। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोरंजन, एक तो ये अध्यादेश एकदम संक्षिप्त में बताएं कि ये क्या है जिसको लेकर इतना विवाद है, और दूसरा ये कि एक ये तो शर्त रखने वाली बात हुई। जी हाँ, निश्चित रूप से जो है अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद उसको लेकर के केजरीवाल देश भर में विपक्ष के जितने नेता हैं उन सब से मिले हैं और उस पर उन्होंने उनका समर्थन मांगा है। कांग्रेस से भी उन्होंने टाइम मांगा था लेकिन कांग्रेस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो विपक्ष की बैठक पटना में होने वाली है उसके ठीक पहले उन्होंने ये शर्त रख दी है कि यदि इस मुद्दे पर बात नहीं करोगे तो आगे बात मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। इस पे कांग्रेस के कुछ नेताओं से मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि ये बड़ा इमेच्योर बिहेवियर है और ये अव्यवहारिक भी है, ऐसा उनको शर्त नहीं रखनी चाहिए जबकि बैठक कल होने वाली है। अब लेकिन जब अध्यादेश की बात हुई थी, जब यहाँ पर केजरीवाल बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस अध्यादेश को लेकर, जो कि असल में पावर जो है उनके हाथ से, जो राज्यपाल है उनके हाथ में कर देता है जो असल पावर है, तो इसमें उस समय कांग्रेस ने शायद काफी विचार विमर्श भी किया था और कहा था कि वो क्यों खड़े हों आखिर आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक तो वोट काटने वाली बात तो हम सभी को पता है, लेकिन उसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है वो कोई भी आश्वासन या समर्थन कुछ भी नहीं देती है। जी हाँ, आपने सही कहा। जब ये बात हुई थी तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था नहीं हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने आके खड़गे साहब को कहा कि हम इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक तो हमारे वोट पे ये अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, दूसरा इनके भरोसे पे सवालिया निशान लगाते हैं, तीसरा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कहते हैं पहले मेरा समर्थन करो फिर मैं सोचूंगा। कांग्रेस का कहना है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है उसका समर्थन कहते हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं मानती है कि केवल एक सांसद की पार्टी है ये, और यदि 2024 में भी यदि आप इनसे डील करते हैं तो अधिक से अधिक 12 सीटें आती है पंजाब से और 7 सीटें आती है दिल्ली, यानी 19 सीटों पर आपको इनसे डील करना पड़ेगा। यदि आप इनसे डील करते हैं तो फिर ये आपको गुजरात में भी सीट मांगेंगे, गोवा में भी सीट मांगेंगे। और जो पंजाब की स्थिति है कि विधानसभा में 40% वोट जो है वो कांग्रेस के पास है लोकसभा में, और 40% वोट जो है विधानसभा में आम आदमी को मिला है। तो बात कैसे होगी, सीट बंटवारा कैसे होगा, ये एक बड़ी गुत्थी है। जी, शरद भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद, ये तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि इस पे उनको आश्वासन चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी को कोई आश्वासन दिया नहीं और किसी के साथ खड़े होते नजर नहीं आते। सबको लगता है कि बस अपना काम निकलने के साथ ही आम आदमी पार्टी छिटक लेती है। और दूसरा कि शायद अपनी पोजीशन जो है वो उन्होंने क्या ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया विपक्षी दलों के बीच में? देखिए, बिल्कुल ये जो आम आदमी पार्टी सूत्र बता रहे हैं, इससे पहला इंप्रेशन यही जाएगा कि क्या इस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात हो सकती है, या अगर इस तरह से आप अल्टीमेटम देंगे कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा करेंगे, तो क्या इस तरह की से बात हो सकती है, या फिर आप साथ में बैठ सकते हैं। ये सवाल हमने ज़रूर आम आदमी पार्टी में जो नेता हैं उनसे बात की, तो सूत्रों का ये कहना है कि केवल आज की बात नहीं है बल्कि पिछले कुछ दिनों से ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसी की वजह से आम आदमी पार्टी को जो है सामने आना पड़ा है। सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि केवल कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी और कांग्रेस पर मैनिफेस्टो चुराने का, उनके आइडिया चुराने का आरोप लगाने लग गए। उसके बाद कल चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के सभी नेताओं को
कि सबसे पहला मुद्दा अध्यादेश होना चाहिए और उस पर सभी पार्टियां जो है अपना स्टैंड क्लियर करें। तो इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जी तो शरद, आम आदमी आपको पार्टी रोकेंगे बता एक रहे हैं मिनट कि यहाँ ये पर। शरद, इसलिए भी आपको एक हुआ है। मिनट रोकेंगे यहाँ पर। प्रियंका कक्कड़ है हमारे साथ, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। प्रियंका कक्कड़ जी, जो यहाँ पर शर्त रखी है आम आदमी पार्टी ने, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, कई नेताओं से मिले भी हैं अरविंद केजरीवाल, क्या ये आपको लगता नहीं है कि एक तरह से डैमेजिंग भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? शर्मा, पहले तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि अब तक कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं आया है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस को लेकर, एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस को लेकर। इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये तो उनको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर को पलटा गया है। ऑर्डिनेंस ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर को पलटा है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को पलटा है। ये पॉसिबल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इसमें कोई दो राहें नहीं है। और वी हैव लर्न थ्रू रिलायबल सोर्सेज कि कांग्रेस का प्लान है कि पार्लियामेंट में वो वॉकआउट करेंगे जब इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस को रखा जाएगा। तो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैंड प्रूव करना। जहां तक वॉकआउट की बात है, पर आम आदमी पार्टी लीडर्स, वो हमारे लीडर्स अटेंड करेंगे मीटिंग कल, और मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो प्रियंका जी, लेकिन जो जिस तरह के आश्वासन की आप बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी जिस आश्वासन की बात कर रही है, वो कह रही है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे, और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की भी बात है, और विपक्ष को भी उम्मीद होगी कि सभी विपक्षी पार्टी एक साथ आए, तो दोनों में तो कहीं भी कोई सामंजस्य नजर नहीं आता है। ये तो बिल्कुल चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाता है। नहीं, चिकन एंड एग सिचुएशन में वॉकआउट की जहां तक बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आई एम नॉट अवेयर। द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय आवर टॉप लीडर्स एंड वो उनका ही डिसीजन रहेगा, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस को लेकर, जो बहुत पेटेंटली इलीगल है। और आई हैव लर्न थ्रू रिलायबल सोर्सेज कि वो बीजेपी का साथ देगी और एब्सटेन करेगी वोटिंग से पार्लियामेंट में जब इसको पेश किया जाएगा राज्यसभा में। जी, शुक्रिया आपका प्रियंका कक्कड़ जी हमसे बात करने के लिए। और शरद हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस वोट भी कर देना तो नंबर है नहीं, विपक्ष के पास नंबर है नहीं, तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहती है। बात फिर वहीं पे आ गई कि कांग्रेस को खाएगी आम आदमी पार्टी तो ग्रो करेगी। तो ये बात जो है वो कांग्रेस को भी पता है, इसलिए कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। और ये झगड़ा जो उन सभी पार्टियों को निराशा होगी, शायद ममता बनर्जी और बाकी जो लोग वहां जुट रहे हैं, जिनके कि कांग्रेस से 36 के आंकड़े हैं, जो कि कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा में लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस मीटिंग में आ रहे हैं उस चीज को दरकिनार करके कि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा चुनाव को अभी दरकिनार करते हैं, हमको एक लार्जर पिक्चर के लिए, लार्जर गोल के लिए इकट्ठा होना है। मुझे लगता है उसको पंचर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। बिल्कुल, और यही वजह है शायद कि बाकी जो पार्टियां हैं इस पर अभी कुछ नहीं कह रही हैं और ना आश्वासन की कोई बात कहीं पर हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली तो फिर इसमें आम आदमी पार्टी ही अलग थलग खड़ी नजर आती है विपक्ष में। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी अभी भी कहती है, निजी बातचीत में नेता से बात कीजिए, कि हम एक सांसद वाली पार्टी से डील कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्ट भी समझाती है कि यदि पंजाब में उनके नंबर से आप जोड़ लो और यदि दिल्ली के साथ जोड़ लो तो 19 सीटों पर उनका दावा है। लेकिन यदि आप उनके के साथ गठबंधन करने जाओगे तो कांग्रेस पार्टी को गोवा में भी सीट छोड़नी पड़ सकती है, गुजरात में भी सीट छोड़ना पड़ सकता है, दिल्ली में भी यदि गठबंधन करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, पंजाब में गठबंधन कैसे करोगे? अभी ज्यादातर सांसद जो है कांग्रेस के हैं, लेकिन विधायक जो है अधिक आम आदमी पार्टी के, तो कौन से फॉर्मूले के तहत करोगे? लेकिन ये फिर जो एक विपक्षी एकता की बात होती है, यहाँ पर बाकी पार्टियां भले ही विधानसभा को छोड़कर यहाँ पर सामने आ गई हैं कि हम इस मामले में हम साथ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अलग थलग है। लेकिन ये कम से कम बीजेपी को एक ये हथियार तो मिल जाता है बोलने के लिए कि विपक्षी एकता का तो ये हाल है। वो है ना, अभी जो हमने किया, कितना हकीकत कितना फसाना, एक तो ये बात है। दूसरा जो मायावती ने ट्वीट करा है कि दिल भले ना मिले, मिले हाथ मिलाना जरूरी है। तो आप ये समझिए कि हाथ मिलाने से शुरुआत हो रही है, और कुछ जो स्ट्रेटेजी निकल के आती है, चलिए एक ऑप्टिक्स के लिए ही सही इकट्ठा हो रहे हैं।
यदि इस मीटिंग के बाद यह तय होता है कि हम और बार भी मिलेंगे और आपसी डिफरेंसेस को किस तरह से हल करेंगे, खासकर यूपी में आप कैसे करोगे गठबंधन, चाहे पश्चिम बंगाल में आप कैसे सीट बांटोगे, ममता के साथ कौन सा फॉर्मूला होगा, जो आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत है वही बंगाल में है। आप कांग्रेस और लेफ्ट साथ लड़ती है, ममता वो अपना सीट छोड़ेंगी क्या, तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन सवाल और कई सारे उठ खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी की मंशा पर भी सवाल बहुत बड़ा है और इसीलिए विपक्षी पार्टियां जो हैं थोड़ा सा अलग हटकर चलती हैं। लेकिन देखते हैं कि बैठक में क्या होता है, वॉकआउट होता है, उसके पहले कोई बात होती है। बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका, शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करते हैं और बड़ी खबरों का। और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर पीएम इस वक्त दौरे पर हैं। एक बड़ी डील हुई है, GE एरोस्पेस और HAL में MOU पर दस्तखत हो गया है। इसकी उम्मीद की जा रही थी और रक्षा क्षेत्र के प्रोडक्शन के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है, क्योंकि इससे भारत को इसमें एक ऐसा एज मिलेगा जो कि दक्षिण एशिया में उसको और मजबूत बनाएगा। जी भारत में अपना फाइटर जेट इंजन बनाएगी, साथ मिलकर बनाएगी और अत्याधुनिक ये इंजन जो है F414 इंजन ये बनेगा भारत में, इस पर समझौता हुआ है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, हमारे रक्षा मामलों को देखते हैं और राजीव के पास हम चलते हैं। राजीव, इसका अगर हम आम भाषा में इसका ट्रांसलेशन करें कि इंजन जो बनेगा उसका क्या मतलब है हमारे एयरफोर्स के लिए, क्योंकि और कई मामलों पे सहयोग तो GE भारत के साथ कर रहा है, लेकिन इस एक MOU का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी अहमियत की इसको लेकर इतनी बात हो रही है? देखिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार जो दुनिया की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जेट इंजन बनाने वाली कंपनी है, वो अपना प्रोडक्शन जो है अमेरिका से बाहर किसी और देश में करने जा रही है। दुनिया के अगर फाइटर की बात करेंगे तो करीब 1600 जो फाइटर है जिसमें इस्तेमाल जो है GE इंजन का होता है, 414 जिस इंजन की आप बात कर रहे हैं। और अब भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो बनने हैं, जो तैयार होने हैं, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो बात हो रही है, मार्क 2 के लिए जो बात हो रही है, उसमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो पावरफुल इंजन चाहिए, वो यही कंपनी बनाती है। हालांकि इससे पहले जो मार्क 1 की जो इंजन की बात होती थी वह भी GE बनाती थी, लेकिन वो उतना पावरफुल इंजन नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था और उतना हल्का भी नहीं था। और ये जब इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएगा तो इससे जो तेजस जो है उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी। दुनिया के कई देशों में भारत जो है अपना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेच पाएगा। और इसका जो भारत के पास जो पुराना जो अगर फाइटर की बात करेंगे, हमारे पास रूसी इंजन जरूर है, लेकिन रूसी इंजन उतना बेहतर इंजन नहीं माना जाता है अमेरिकन जो GE इंजन के तुलना में। आप जो बात करें F-18 की बात करें, ग्रिपन की बात करें, तो ऐसे तमाम जो फाइटर हैं जिसमें जो इंजन जो इस्तेमाल होता है वो अमेरिकन कंपनी GE का होता है। और न केवल जो जानकारी मिल पा रही है, न केवल वो भारत में इंजन बनाएगी बल्कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी होगा, यानी TUT भी होगा। और भारत जो उसको जो तकनीक जब दी जाएगी तो भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और हर मामले में कह सकते हैं, खासतौर से सैन्य मामलों में, एविएशन मामलों में पूरी तरह से कह सकते हैं कि लिहाज से आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। एक और सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहेंगे, वो ये कि अभी तक ये माना जाता है कि भारत के पास जो रक्षा उपकरण है कम से कम आधे जो हैं वो रूस सप्लाइड है, तो ये तकनीक जो है दोनों अलग अलग देशों की वो अलग है। ऐसे में कैसे सामंजस्य बनेगा और दोनों देशों की तकनीक अलग कैसी रखी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर अमेरिका ने पहले ही कई चिंताएं उठाई थी, लेकिन अब जाके समझौता हुआ है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि और भारतीय वायुसेना की बात करें तो दुनिया में जितनी भी देशों के पास जो तकनीक है सब भारतीय वायुसेना में है। जैसे जगुआर की बात करें तो जगुआर में जो तकनीक है, जो फाइटर में वो तकनीक है वो ब्रिटेन की तकनीक है। जो हमारे अमेरिकन जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-130 की बात करें, C-17 की बात करें, वो अमेरिका से लिया गया है, रूस से लिया गया। जो हमारा जो सुखोई है या मिग है उसका जो तकनीक है वो, तो एक कह सकते हैं कि सबका एक सामंजस्य जो है आपको भारत में देखने को मिलेगा। इसमें दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भारत के पास जब जहां से जो तकनीक मिली, जो सुविधाएं मिली, उसका वो बेहतर इस्तेमाल करता अब तक आया है। बिल्कुल।
डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश रक्षा उपकरणों में इसलिए भारत लगातार कुछ सालों से कर रहा है और मेक इन इंडिया पर भी इसीलिए पुश है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ है ताकि भारत जो है वो अपने जो हथियार हैं, अपने जो रक्षा उपकरण हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन कर सके और ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो, किसी पर निर्भर करने की बजाय। इसलिए फ्रांस से भी आ रहा है रक्षा उपकरण, रूस से तो आ ही रहा है, अमेरिका से आ रहा है और इस तरह के और भी कई बातचीत कई जगहों पर चल रहे हैं। तो ये एक बेहद अहम समझौता है पीएम मोदी के इस दौरे में। वैसे अमेरिकी संसद में भी पीएम मोदी का भाषण होना है और ज्वाइंट सेशन है, इसके लिए भी एक इनविटेशन दिया गया था और इसको पीएम ने स्वीकार किया था, तो अब इस पर भाषण वहां पर ज्वाइंट सेशन में होगा। अमेरिकी संसद का ये संयुक्त सत्र है। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में उनका असल में दूसरा संबोधन होगा। ये आमतौर पर नहीं होता है लेकिन ये दूसरा संबोधन होगा। इसके पहले भी वो संबोधित कर चुके हैं ज्वाइंट सेशन को। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस पूरी मुलाकात को, इस पूरे दौरे को एक ट्रांसफॉर्मेशनल दौरा कहा जा रहा है क्योंकि रिश्ते तो अच्छे हैं लेकिन अब आगे जो है उसमें क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, फाउंडर चेयरपर्सन हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के। सुरेंद्र कुमार हैं हमारे साथ, पूर्व राजदूत हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर चिंतामणि आपसे हम जानना चाहेंगे, एक अहम समझौता अनाउंस हो चुका है और भी कई जो हैं वो पाइपलाइन में है बताया जा रहा है, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन्स की हों या फिर और भी कुछ इस तरह के समझौते हैं। करीब 11 समझौते माना जा रहा है कि इस पर मिलिट्री वाले कम से कम होंगे। इसके अलावा भी कई आईसीईटी के क्षेत्र में होने हैं। तो एक तरह से ये एक दिशा जो है वो तय कर रहा है, ये जो दौरा है, ये जो बातचीत है दोनों देशों के बीच। करेक्ट। ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है इसमें सिंबॉलिज्म भी है और सब्सटैंटिव कोऑपरेशन भी देखने को लिए मिलता है। जैसे आपने अभी भी बताया, जेट इंजन इंडिया में बनेगा, को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट शुरुआत हो रहा है एंड इन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरुआत हो रहा है। तो आपने जो कहा अभी 10-11 एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं या एमओयू साइन होने वाले हैं, ये दर्शाता है कि पीएम मोदी का विजिट एक सब्सटैंटिव विजिट है। बट इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये प्योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हाई प्रायोरिटी एरिया नहीं है, मगर डिफेंस इकोनॉमिक्स है एंड आईटी सेक्टर में भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो विजिट है, अभी जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं भी जाते साइन हो सकता था, मगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इसीलिए कि पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उसी समय में भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का प्रेसिडेंट आमने सामने बैठ के बात करना वो महत्वपूर्ण है। क्या बात करेंगे किसी को मालूम नहीं है, क्या क्या साइन होगा आपको मालूम है, मुझे मालूम है। तो मुझे ये मानना है कि जब एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और इस तरफ चाइना का जो एक एग्रेसिव एंड असर्टिव बिहेवियर चल रहा है, तो विश्व में एक अस्थिरता है। वो अस्थिरता को संभालने के लिए भारत एक इमर्जिंग पावर है और अमेरिका ये देखता है कि भारत के साथ अगर रिलेशनशिप काफी दृढ़ हो, काफी स्ट्रांग हो, तो विश्व स्तर में स्टेबिलिटी लाना, इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी लाना बहुत आसान हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है प्राइम मिनिस्टर का। सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं। सुरेंद्र कुमार जी, जैसा अभी प्रोफेसर चिंतामणि ने कहा कि बेहद अहम है ये, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर। यहाँ पर एक सवाल बार बार जो उठ रहा है, जिस पर चर्चा काफी हो रही है, वो ये कि रूस से रिश्तों के लिए इसका क्या मतलब है। एक हम जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां से जो कंसाइनमेंट्स आने थे, जो रक्षा उपकरण या जो एडिशनल जो पार्ट पुर्जे आने थे, उनमें अब देरी होनी शुरू हो गई है। क्या एक वजह या ये है, क्या इसका असर रूस के साथ रिश्तों पर पड़ेगा, काफी जब पूछा जाता है तो कहा जाता है इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल असर तो अभी भी पड़ रहा है। देखिए, अभी आप कहते हैं जंपिंग द गन, अभी वो हालत बाद में आएगी। पहले आपने बताया है औपचारिक रूप से घोषणा हो जाए कि हाँ साइन हो गए, तो जीई जेट इंजन का साइन होना और आप कह रहे हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन होना, ये बहुत ही अहम बात है कि हमारी जो ये इतना इम्पोर्टेंट होगा जितना सिविल न्यूक्लियर डील। हमारे बायलैटरल रिलेशन में हमारे जो रिश्ते हैं उन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि देखिए विश्व में केवल 4 कंट्री ऐसी होंगी जहाँ पे जेट इंजन बने, इंडिया उसमें एक होगी, जो बहुत बड़ी बात। जहां तक रूस की बात करें आप,
यूक्रेन का वार हुआ, जब से 1 साल के अंदर अमेरिकन सैंक्शन की वजह से रूस से जो हमारे आयात होते हैं डिफेंस के, उसमें काफी अड़चने आ रही हैं, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी में उन सैंक्शन से इफेक्ट पड़ता है। इस जेट इंजन के साइन न होने से पहले हमको कई महीनों से काफी डिफिकल्टी हो रही कि रूस को सैंक्शन की वजह से वो इस पे पार्ट नहीं सप्लाई कर पा रहे, वो नहीं सब। वैसे भी आपने पिछले 4-5 सालों में हमने काफी डाइवर्सिफाई किया है। हम रूस से भी लेते हैं, पहले एक जमाने में 70% आता था। अब आप कोई डिफेंस एक्सपर्ट पूछे, रूस का जो है हिस्सा घट करके 45% आ गया। 100 में से 45, 70 नहीं है। अब हम फ्रांस से लेते हैं, हम साउथ अफ्रीका से लेते हैं, हम इजराइल से लेते हैं, हम ब्रिटेन से लेते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उसमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बड़ी बात है। आज ये मान के चलना चाहिए कि हमारे रिश्तों में पहले बेसिक ट्रेड होता था, हमने सामान खरीदा, उन्होंने बेचा, वो नहीं। आज जो देखा होगा आपने, 1 महीने के अंदर उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन यहाँ पे आए, उनके डिफेंस एडवाइजर NSA सलीवान यहाँ पे आए, हमारे डोवल साहब वहां पे गए, 2 बात हुई। जो उनके दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से हुआ था, कि आई सेड इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारी रिलेशंस को पूरा डायरेक्ट करे। इसके अंदर जो तमाम फील्ड है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, सेमीकंडक्टर्स भी है, और स्पेस रिसर्च भी है। तो मैं सोचता हूँ इसको पूरे उसके अंदर देखना चाहिए कि ये सब इस बात का संकेत करते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक उभरता हुआ देश न रहे, बल्कि एक बड़ा ही शक्तिशाली देश बने। बिल्कुल सर, इस वक्त हमारे साथ वंदना जिंगन भी जुड़ रही हैं, मिडवेस्ट ब्यूरो चीफ हैं, टीवी एशिया की वॉशिंगटन में हैं। वंदना जी, आप अभी व्हाइट हाउस की तरफ जा रही हैं और ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन जो अभी वहां पर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी वहां पर बायलैटरल टॉक्स होंगे, लेकिन उसके पहले जी ने अनाउंस कर दिया है जो MOU है, इसके अलावा भी कई समझौते होने हैं। तो किस तरह का और वहां से उम्मीद हम कर सकते हैं इसमें ICT क्षेत्र में, और क्या मूड क्या है खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? देखिए कादम्बरी, नमस्कार भारत के दर्शकों को। एंड आप देखिए, अभी वॉशिंगटन में आपको कैमरा अगर रिव्यू करा उल्टा करके दिखा सकूं तो ये सब जगह आपको जो है मतलब लगेगा कि आप अमेरिका और भारत इकट्ठा ही चल रहा है। यू कैन सी दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट। ये बहुत गर्व की बात है, मीन्स लाइक कि भारत जो एक विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और उसके प्रधानमंत्री जो हमारे सबके माननीय मोदी जी को जिस तरह से दिया जा रहा है, I wish I could show you the street. You can just see flags, India, USA and Washington DC flags all over. That is called like, you know, the victory of the people of the diaspora. When you talk about, आपने मुझसे पूछा कि इकोनॉमी की जो बात हो रही है, मोदी जी जब से लैंड किए हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने मीटिंग्स शुरू कर दिया। उसके बाद में UN में योग डे किया, कल 24 घंटे पहले की बात है। कल जब दोपहर से वो यहाँ आए हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, और आज भी ये अभी का जो कार्यक्रम है ये व्हाइट हाउस में रखा है। विल बी सेंडिंग यू सम ग्लिम्पसेस, आप देख पाएंगे। और उसमें जो है डायस्पोरा 5000, ये दूसरी बार सिर्फ हो रहा है। एक बार पहले ही हुआ था जब पोप आए थे, दे ओपनड इट फॉर द पीपल, and this is for the second time this is happening in the south lawn of White House. So ये जो है गौरवान्वित करने की बात है। एलन मस्क से उनकी मीटिंग हुई है, और भी बहुत मीटिंग्स तो चलेंगी, and then we will be seeing and following up, the results will be following up, like, you know, that is what I just want to conclude that. जी, बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी हमसे बातचीत करने के लिए, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं वापस इस चर्चा पर। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं। अहम समझौतों की खबर लगातार हम तक पहुंच रही है, खासकर GE और HAL का जो समझौता है उसकी खबर पहुंची है, और बेहद अहम है क्योंकि ये तकनीक ट्रांसफर का मामला है, रक्षा का मामला है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, खंडेराव कांड प्रेसिडेंट हैं फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के। कान साहब, वहाँ पर जो डायस्पोरा है काफ़ी उत्साहित नज़र आता है जब भी PM वहाँ पर जाते हैं, लेकिन एक धारा ऐसा भी है जो बार बार विरोध भी करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि
हिस्टोरिक अनपैरेलल ऐसा इंसिडेंस है। अभी का जो वातावरण है अभूतपूर्व है। अभी मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ और करीबन यूएसए के सभी राज्यों से जो कम्युनिटी लीडर्स है वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। व्हाइट हाउस में अभी जो साउथ लॉन में जो गैदरिंग होने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। ऐसा है कि 7,000 जो कम्युनिटी लीडर्स बोल सकते हैं ये पूरे अमेरिका से आ रहे हैं एंड बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, प्रोफेशन से है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, होटल ओनर्स वगैरह, ऐसे कई और स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें 7,000 लोगों का अभूतपूर्व है। ऐसा व्हाइट हाउस में ऐसा नहीं होता है कभी। अच्छा। तो इतना बहुत बड़ा ऐसा इसमें तो इस मात्रा में आपका जो विरोध है जो मैंने अभी तक देखा है तो 10-15 से कुछ ज्यादा ऐसा दिखते नहीं है। तो माइनॉरिटी बहुत स्मॉल नंबर में ऐसा होता है। तो आई डोंट थिंक दैट वी शुड पे मच अटेंशन टू दैट। आपने कहा कि आमतौर पर ऐसा नज़ारा व्हाइट हाउस में दिखता नहीं है। शायद ये भी वजह है कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ बड़ी संख्या में है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, अपनी मेहनत से काफ़ी वहाँ पर किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ करीबन 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है इंडियन अमेरिकन का और सभी क्षेत्रों में है। टेक्नोलॉजी में तो अभी है, होटल ओनर्स का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप है इंडियन का है। डॉक्टर्स जो है कभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। सिमिलरली जो बहुत सारे अदर बिजनेसेस में है, एकेडमिशियंस बहुत कभी है। और लास्ट कुछ सालों में पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि फाउंडेशन फॉर इंडिया, इंडियन डायस्पोरा स्टडी। कुछ महीने बाद हमने एडवोकेसी समिट की कांग्रेस में, 75 कांग्रेसनल ऑफिसेस में हम मिले, अपने अपने विषय वगैरह रखे। अभी 5 अपने भारतीय ओरिजिन के जो इलेक्टेड ऑफिसर्स है से है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर देखे तो अभी 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है भारतीय वंश के है। बिल्कुल। वाइस अभी के इसमें से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी भारतीय वंश का है। अभी एग्जिस्टिंग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में 20 से अधिक जो अपॉइंटीज है अपने से है। तो वैसा देखा तो पहले सिर्फ अपना प्रोफेशन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, बिजनेसेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। अभी सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है। कई क्षेत्रों में जहाँ इलेक्शन डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन में जो महत्वपूर्ण आता है, टफ रेस होते हैं, वहाँ अपना पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होता है। 2-3% अगर हो सकते हैं वहाँ तो हम रिजल्ट में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कई मात्रा में भारतीय वंश के जो लोग हैं यशस्वी भी है, उसी तरह अभी पॉलिटिकली एक्टिव भी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और अमेरिका का जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, उसकी भी दाद देनी होगी कि डायस्पोरा के लोगों को भी इतना मौका मिल रहा है और इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका खंडेराव कर्ण हमसे बात करने के लिए। तो व्हाइट हाउस में आज जो राजकीय दौरे का एक अहम हिस्सा है वो है राजकीय डिनर। क्या होगा मेन्यू में, ये भी लोग पूछ रहे हैं। पीएम मोदी का डिनर है और उनका मेन्यू जो है, उसका जो कार्ड बना है उसमें बताया जाता है कि खास अमेरिकी डिशेस तैयार किए गए हैं जिनमें इंडियन एलिमेंट्स और फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी के डिनर में प्रमुख तौर पर बाजरे से तैयार डिशेस पर खास तवज्जो दी गई है। लेमन योगर्ट सॉस, बाजरे का क्रिस्प केक, मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवोकाडो सॉस और स्टफ्ड पोर्टेबलो मशरूम और स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक शामिल हैं। आप देखेंगे कि इसमें सभी जो हैं वो शाकाहारी डिश हैं और जिस तरह से मिलेट्स को बढ़ावा भारत दे रहा है तो उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखती है। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी शाकाहारी हैं, लिहाजा खास तौर पर वेज फूड तैयार कराया गया है।
तो एक और अहम खबर आ रही है अमेरिका से। अंतरिक्ष पर अमेरिका से एक बड़े समझौते की उम्मीद है, ऐलान होगा अभी, ऐसी जानकारी आ रही है। असल में ये समझौता इसरो और नासा के बीच होना है आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत, जहां पर जॉइंट मिशन भेजा जा सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ये अमेरिका की लीड वाला ये स्टेशन है। ये एक सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जहां पर हर देश के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो जाते हैं। और खबर ये आ रही है कि अगले साल, यानी इतनी जल्दी हो सकता है कि भारत से एक अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएं, और ये समझौता नासा और इसरो के बीच होना है। तो ये खबर इस वक्त आ रही है और इसका ऐलान जो है आज ही हो सकता है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद ऐसी खबर मिल रही है।